केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में सिमिलैरिटीज़, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में मेनली मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम था। मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल इक्विलिब्रियम में मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम था। सिमिलर वे में आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। बस इतना ही मेन डिफरेंस है। केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम था तो यहाँ पे क्या होगा, अपना आयंस के बीच में अगर इक्विलिब्रियम है तो उसको कहना है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो जो भी कॉन्सेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड थे या जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं वो सब कॉन्सेप्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में भी यूज किए जा सकते हैं, या कोई भी प्रिंसिपल है वो भी प्रिंसिपल तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज कर सकते हो। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं वो देखते हैं। द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग केमिकल इक्विलिब्रियम आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम। जो भी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए एप्लीकेबल थे वो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, the concept, the fundamental concept of chemical equilibrium, the fundamental concepts of chemical equilibrium। केमिकल इक्विलिब्रियम के कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम में भी यूज किए जा सकते हैं, तो एक एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है द इक्विलिब्रियम आर डायनामिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हमेशा कंटिन्यूअसली बनता रहेगा। ठीक है। उनका रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट सेम होगा, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका नेचर डायनामिक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का भी नेचर डायनामिक होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आता है ये तो डिपेंड करता है मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, और जो भी गिवन रिएक्शन है उस गिवन रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ कांस्टेंट आता है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इस पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। फिर बाद में अपन ने सब कुछ देखा ही है कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन लिखा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को पता है, उसको अगर मैं इक्वेशन को अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसका क्या हो जाएगा? k डैश इज इक्वल टू इनिशियल k का पावर n हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करता हूं तो नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा पुराने इनिशियल इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर n हो जाएगा। तो ये सब अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। एंड नेक्स्ट, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ये भी अपन ने पढ़ा है। वांट ऑफ इक्वेशन आता है, वांट ऑफ इक्वेशन ln k2 बाय k1, k2 बाय k1 इज इक्वल टू डेल्टा h अपॉन r 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2। अलग अलग टेम्परेचर पे ये T2 टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये T1 टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इनको भी तुम रिलेट कर सकते हो। अलग अलग टेम्परेचर पे K1 या K2 या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द इक्विलिब्रियम, थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड। इक्विलिब्रियम कहीं से भी स्टार्ट करो, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है। चाहे तुम रिएक्टेंट से स्टार्ट करो, चाहे तुम प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, फाइनली ये इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? अटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन
from either from the product side or from the reactant side. कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो फाइनली इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा. ईदर साइड कर देता हूँ इसको मैं. इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड. ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट, the concentration of pure solids, pure liquids and solvents do not appear in the equilibrium constant expression. equilibrium constant के expression में pure solid, pure liquid हो या फिर solvent हो, इसका concentration नहीं आता है. ये भी अपन ने पढ़ा है. फोर्थ अपना pure solid, pure liquid या solvent के लिए है. pure solid, liquid और solvent ये अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म एक्सप्रेशन में नहीं आता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन लेता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड CO2 गैस, ये अपने प्योर सॉलिड से, तो इधर अगर मुझे Kp लिखना है तो ये क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ CO2 आ जाएगा. एंड अगर मुझे Kc लिखना है इसी के लिए, Kc इज इक्वल टू आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 का पावर 1, इधर भी पावर 1 होगा. इनका कंसंट्रेशन इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नहीं आता है. ठीक है, तो ये भी अपन ने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में. नेक्स्ट, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शंस. अगर मेरे पास कुछ रिएक्शंस का सम है, ओवरऑल रिएक्शन जो आएगा, अगर मैं दो रिएक्शन को ऐड करूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है. अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन से सेकंड रिएक्शन सब्ट्रैक्ट करूं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा फाइनल रिएक्शन का वो हो जाएगा K1 बाय K2. या फिर अगर सिंपली जनरलाइज करना है, अगर मेरा ये थर्ड तीन इक्वेशन है अपने पास, फर्स्ट है सेकंड है, इनके टर्म्स में अगर मैं थर्ड इक्वेशन कुछ लिखता हूँ, अगर ये थर्ड आता है फर्स्ट रिएक्शन इनटू N1 प्लस सेकंड रिएक्शन इनटू N2, देन अपने पास K3 इज इक्वल टू आता है. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं K1 लेता हूँ, इसका मैं लेता हूँ K2, इसका K3 अपने को फाइंड करना है. K3 इज इक्वल टू आएगा K1, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने N1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, K1 का पावर N1, तो इधर आएगा K1 का पावर N1, और ऐड अगर करते हो तो इधर प्रोडक्ट आएगा K2 का पावर N2. तो इस वे में तुम ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो. इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन ने देखे. तो फिफ्थ है अपना ओवरऑल रिएक्शन के लिए K3 is equal to K1 plus K2. If third equation is sum of first and second equation, then its equilibrium constant is product of equilibrium constant of given two reactions. The equilibrium constant for the overall reaction is given by the product of the equilibrium constant of the individual reactions. Next, sixth important point ये है, in order to predict the direction of reaction या direction of equilibrium moment, reaction quotient Q should be compared with equilibrium constant K. अगर अपने को ये फाइंड करना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो तुम्हें क्या करना होता है, Q फाइंड करना होता है, रिएक्शन क्वोशंट, और उसको कंपेयर करना है. सिक्स, Q फाइंड करना है. Q अगर लेस देन K है, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. Q अगर ग्रेटर देन K आता है तो प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. और Q इज इक्वल टू अगर K है तो रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही है. तो अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम मतलब गिवन रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव हो रही है अगर फाइंड करना है, तो उसके लिए Q फाइंड करो और K के साथ कंपेयर करो. तो ये अपना सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड सेवेंथ, ली चैटलियर प्रिंसिपल. सेवेंथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है.
ली चाटलियर प्रिंसिपल, कोई भी अगर स्ट्रेस तुम ऐड करते हो, इफ वी ऐड सम स्ट्रेस टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, द सिस्टम विल मूव इन द डायरेक्शन टू ऑफसेट दैट स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को क्या करेगा सिस्टम, कम कर देगा। या सिंपली, इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, the system will adjust to partially offset the stress। सिस्टम कैसा एडजस्ट होता है, ऐसा एडजस्ट होता है कि स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाए। ली चाटलियर प्रिंसिपल भी अपन ने डिटेल में पढ़ा है। तो ये सब के सब कॉन्सेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम के, आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए भी वैलिड है। तो ये सब कॉन्सेप्ट माइंड में रखो और जो भी आगे कॉन्सेप्ट आते हैं उस पर ये कॉन्सेप्ट तुम अप्लाई कर सकते हो।